नमस्कार साथियों, यूजीसी नेट की एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। अब तक हमारी जो हिंदी गद्य की अन्य विधाएं हैं जिसमें आत्मकथा, जीवनी, रेखा चित्र, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत इत्यादि शामिल हैं, उसकी हमारी एक क्लास हो चुकी है। आज ये हमारी जो हिंदी गद्य की अन्य विधाएं हैं उसकी ये सेकंड क्लास है, जिसमें कि हमने इकाई 10 में जो विभिन्न रचनाएं लगी हुई हैं हिंदी गद्य की अन्य विधाओं के अंतर्गत, और इसके अलावा जो हिंदी साहित्य का इतिहास में गद्य इतिहास है उसमें जो हिंदी गद्य की अन्य विधाएं हैं उसको शामिल किया है। तो आज के सेशन का हम स्टार्ट करते हैं। मुक्तिबोध की रचना है। हमारा जो आज का पहला प्रश्न है, मुक्तिबोध की रचना है। मुक्तिबोध की रचना है, ऑप्शन है हमारे पास अजय की डायरी, एक साहित्यिक डायरी, प्रवास की डायरी और सैलानी की डायरी। तो जो मुक्तिबोध हैं वो अज्ञे द्वारा प्रतिपादित जो पहले तार सप्तक हैं उसके प्रमुख कवि हैं, और अज्ञे द्वारा जो तार सप्तक का जो प्रकाशन है वो किया गया था वर्ष 1943 में। और यहीं से सामान्यतः यह मान लिया जाता है कि जो प्रगतिवाद है वो प्रयोगवाद है उसमें परिवर्तित है वो हो जाता है। तो मुक्तिबोध की रचना है अजय की डायरी, एक साहित्यिक की डायरी, प्रवास की डायरी और सैलानी की डायरी। तो इसमें जो मुक्तिबोध की जो रचना है वो है एक साहित्यिक की डायरी। ये जो एक साहित्यिक की जो डायरी है मुक्तिबोध की, इसमें विभिन्न प्रकार के जो निबंधों का जो संग्रह है वो मौजूद है, जिसके द्वारा मुक्तिबोध की जो आलोचनात्मक के साथ जो साहित्यिक दृष्टि है उसका प्रतिपादन है वो मुक्तिबोध ने एक साहित्यिक की डायरी है उसमें किया है। तो इस तरीके से मुक्तिबोध की रचना एक साहित्यिक की डायरी, जिसमें उन्होंने अपनी जो साहित्यिक और जो आलोचनात्मक जो दृष्टि है उसका प्रतिपादन किया है। अगला प्रश्न है, भूत ही पारिवारिक पृष्ठभूमि किस आत्मकथा का प्रथम अध्याय है। तो जो भूत ही पारिवारिक पृष्ठभूमि किस आत्मकथा का प्रथम अध्याय है, ऑप्शन है हमारे पास झूठन, मुर्दैया, अपने अपने पिंजड़े और मेरी पत्नी और भेड़िया। तो जो मेरी पत्नी और भेड़िया जो आत्मकथा है वो है धर्मवीर की, डॉक्टर धर्मवीर। ओम प्रकाश वाल्मीकि की है जूठन, और मुर्दैया जो आत्मकथा है वो है डॉक्टर तुलसीराम की। तो जो भूत ही जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है वो किस आत्मकथा का प्रथम भाग है वो है मुर्दैया, और इसकी जो आत्मकथाकार है वो है डॉक्टर तुलसीराम। ये जो आत्मकथा है उन्होंने 7 भाग है उसमें विभाजित की है। उसका जो पहला ही जो अध्याय है वो है भूत ही पारिवारिक पृष्ठभूमि। इसके अलावा जो अन्य उनके जो अध्याय है उसमें अकाल में अंधविश्वास, आजमगढ़ में फक्कासी, पारिवारिक पृष्ठभूमि और स्कूली जीवन इत्यादि ये उनके अन्य अध्याय। तो ये जो भूत ही मुर्दैया जो आत्मकथा है इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 2010 इसका प्रकाशन वर्ष है, और ये 7 भाग है उसमें विभाजित है, और इसका जो पहला ही भाग है वो है भूत ही पारिवारिक पृष्ठभूमि। अगला प्रश्न है, आवारा मसीहा किस साहित्यकार के जीवन पर आधारित ग्रंथ है। तो जो आवारा मसीहा है ये एक जीवनी है, और इसकी जो जीवनीकार है वो है विष्णु प्रभाकर। और ये जो आवारा मसीहा जीवनी है वो कथा शिल्पी शरद चंद्र है उनके जीवन है उस पर आधारित है। तो आवारा मसीहा किस साहित्यकार के जीवन पर आधारित है, वो है कथा शिल्पी शरद चंद्र के जीवन पर आधारित। और जो आवारा मसीहा ये जो जीवनी है इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1974। तो आवारा मसीहा का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1974, और इसको पूरा करने में लेखक को कितने वर्ष का समय लगा था, तो इसको पूरा करने में लेखक को लगा था 14 वर्ष का समय। ये भी कई बार पूछा जाता है क्योंकि ये भूमिका में जीवनीकार ने प्रतिपादित किया है विष्णु प्रभाकर ने कि जो आवारा मसीहा है इस जीवनी को पूरा करने में मुझको कितने वर्ष का समय लगा था। तो आवारा मसीहा को पूरा करने में उनको 14 वर्ष का जो समय है वो लगा था। इसके अलावा जो आवारा मसीहा है वो 3 खंड या जो 3 भाग हैं उसमें विभाजित है। ये भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि आवारा मसीहा के जो 3 भाग हैं वो कौन कौन से हैं। तो आवारा मसीहा के जो 3 भाग है वो है दिशा हारा, दिशा की खोज, दिशा हारा, दिशा की खोज, और अंत में है देशांत। तो इस तरीके से जो आवारा मसीहा जो जीवनी है वो किस पर आधारित है, वो है कथा शिल्पी शरद चंद्र पर आधारित है, और इसकी जो जीवनीकार है वो है विष्णु प्रभाकर। इसका प्रकाशन वर्ष है 1974, और इसे पूरा करने में जो जीवनीकार को वो कितने वर्ष का समय लगा था, वो जीवनीकार को समय लगा था 14 वर्ष का। और ये जो जीवनी है वो कितने भागों में विभाजित है, ये जीवनी है वो 3 भागों में विभाजित है, दिशाहारा, दिशा की खोज और देशांत। अगला प्रश्न है, हरिवंश राय बच्चन की जो आत्मकथा है वो नहीं है।
हमको ये देखना है कि जो हरिवंश राय बच्चन की जो आत्मकथा है वो कौन सी नहीं है। तो हरिवंश राय बच्चन है वो उत्तर छायावाद में जो हालावाद जो काव्य संग्रह हुआ था, जो काव्य बाद प्रतिपादित हुआ था, उसकी प्रवर्तक है। तो हरिवंश राय बच्चन ने हालावाद का प्रवर्तन करने के साथ ही इन पर जो उमर खय्याम की जो रवाइयाँ हैं उनका जो स्पष्ट प्रभाव नजर आता है। और इनकी मधुबाला, मधुशाला, मधुकला सब इनके प्रमुख काव्य संग्रह। इसके अलावा हरिवंश राय बच्चन की एक महत्वपूर्ण आत्मकथा हिंदी साहित्य में, जो कि उन्होंने हिंदी साहित्य में आत्मकथा को एक नया आयाम प्रदान किया था। तो इनमें हरिवंश राय बच्चन की जो आत्मकथा नहीं है, ऑप्शन से हमारे पास है नीर का निर्माण फिर, आज के अतीत, क्या भूलूं क्या याद करूं और बसेरे से दूर। तो जो हरिवंश राय बच्चन की जो इसमें जो आत्मकथा नहीं है, अगर हम उसकी हम चर्चा देखेंगे, नीर का निर्माण फिर, आज के अतीत, क्या भूलूं क्या याद करूं और बसेरे से दूर। तो हरिवंश राय बच्चन की जो आत्मकथा नहीं है वो है आज के अतीत। ये हरिवंश राय बच्चन है, उनकी आत्मकथा नहीं है। बल्कि जो हरिवंश राय बच्चन की जो आत्मकथा है वो 4 भागों में विभाजित है। उसमें पहला भाग है क्या भूलूं क्या याद करूं, नीर का निर्माण फिर बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक। तो इस तरीके से क्या भूलूं क्या याद करूं ये इनका पहला पार्ट है। नीर का निर्माण फिर दूसरा पार्ट है। बसेरे से दूर तीसरा पार्ट है। और 10 द्वार से सोपान तक इनका चौथा पार्ट है। तो इस तरीके से हरिवंश राय बच्चन की जो आत्मकथा नहीं है वो कौन सी है, वो है आज के अतीत। आवारा मसीहा में शरद चंद्र का जन्म स्थान है वो कहाँ दर्शाया गया। तो जो आवारा मसीहा है वो कथा शिल्पी शरद चंद्र के जीवन पर आधारित है। और इसके जो जीवनीकार हैं वो है विष्णु प्रभाकर। तो इसमें जो आवारा मसीहा है, आवारा मसीहा में शरद चंद्र का जो जन्म स्थान है वो कहाँ दर्शाया गया। हमारे पास ऑप्शन है देवनंदपुर, भागलपुर, बसंतपुर और कृष्णपुर। तो ये जो आवारा मसीहा जीवनी है इसकी जो शुरुआत है वो होती है भागलपुर स्थान से। और जो आवारा मसीहा में जो शरद चंद्र का जो जन्म स्थान है वो दर्शाया गया है देवनंदपुर। तो जो सही आंसर है आवारा मसीहा का वो है देवनंदपुर। अगला प्रश्न है, ये जो सूची 1 है और उनको जो सूची 2 है उससे मिलान करना है। इसमें एक तरफ है कृतियां हैं और दूसरी तरफ उन कृतियों के जो रचनाकार है उनको मिलान करना है। सूची 1 में है हरिशंकर परसाई, हरिवंश राय बच्चन, रामधारी सी दिनकर और रमनिका गुप्ता। और सूची 2 में है क्या भूलूं क्या याद करूं, संस्कृति के 4 अध्याय, हादसे और भोलाराम का जीव। तो इस तरीके से सूची 1 है और इसमें है सूची 2। तो सूची 1 में हरिशंकर परसाई, हरिवंश राय बच्चन, रामधारी सी दिनकर और रमनिका गुप्ता। और सूची 2 में है क्या भूलूं क्या याद करूं, संस्कृति के 4 अध्याय, हादसे और भोलाराम का जीव। तो जो हरिशंकर परसाई की जो रचना है वो है भोलाराम का जीव, जो कि एक व्यंग प्रधान रचना है। फिर हरिवंश राय बच्चन, ये हरिवंश राय बच्चन की जो आत्मकथा है वो है क्या भूलूं क्या याद करूं। और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1969। रामधारी सी दिनकर, ये इनकी साहित्य और इतिहास की पुस्तक है और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1956। और रमनिका गुप्ता की जो आत्मकथा है वो है हादसे और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 2015-16। अगला प्रश्न है, एक कहानी ये भी कि परिप्रेक्ष्य में सही सत्य है। तो जो एक कहानी ये भी है, ये मनु भंडारी की आत्मकथा है और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 2007। हालांकि इसमें जो आत्मकथा है उन्होंने अपना जो व्यक्तिगत जीवन के साथ ही जो साहित्यिक जो जीवन है और जो उसका जो उनका जो साहित्यिक मर्म रहा है उसको प्रतिपादित किया है। एक कहानी ये भी, उसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 2007 है। हालांकि वो जो एक कहानी ये भी है उसकी वो भूमिका में बोलती हैं कि ये मेरी आत्मकथा नहीं है। जिस तरीके से एक कहानी वो जीवन का एक हिस्सा होती है उसी तरीके से ये आत्मकथा ये भी मेरे जीवन का एक हिस्सा है। तो इस तरीके से एक कहानी ये भी कि परिप्रेक्ष्य में सही तथ्य है। स्त्री पुरुष समानता की अभिव्यक्ति, भोगे हुए यथार्थ का मार्मिक चित्रण, पुरुष वर्चस्ववाद को चुनौती और स्त्री की पक्षधरता का निषेध। ये हमारे पास ऑप्शन हैं। अब इन जो ऑप्शन है उसके अनुसार हमें आंसर टिक करना है कि एक कहानी यह भी कि परिप्रेक्ष्य में सही तथ्य है। स्त्री पुरुष समानता की अभिव्यक्ति, भोगे हुए यथार्थ का मार्मिक चित्रण, पुरुष वर्चस्ववाद को चुनौती और स्त्री की पक्षधरता का निषेध। तो इसमें जो
एक कहानी ये भी मनु भंडारी ने प्रतिपादित किया है कि स्त्री पुरुष समानता की अभिव्यक्ति, तो इसको तो दर्शाया नहीं गया है। भोगी हुई यथार्थ का मार्मिक चित्रण, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो उन्होंने आत्मकथा में अपनी जो भोगी हुई यथार्थ है और जो जीवन की जो वास्तविक घटना है उनको चित्रित किया है। फिर पुरुष वर्चस्ववाद को वो चुनौती, ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, वो पुरुष वर्चस्ववाद को चुनौती देते हुए एक कहानी ये भी में नजर आती है। स्त्री की पक्षधरता का निषेध, ये ऑप्शंस भी बिल्कुल गलत है। तो इस तरीके से बी और जो सी है वो हमारा आंसर सही है। अगला प्रश्न है, जैसन कहत बाड़े जोगी, बैसन बढ़त बाड़े रोगी, बड़ ससतिया सेवा राम, उपरोक्त पद है वो किस आत्मकथा में उद्धृत है। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न, और ये आगे वाले समय में भी आपको प्रश्न वो देखने को मिलेगा। जैसन कहत बड़े बाड़े जोगी, बैसन बढ़त बाड़े रोगी, बड़ा ससतिया सेवा राम। तो जो उपरोक्त पद है वो किस आत्मकथा में उद्धृत है। ऑप्शन है मुर्दैया, तिरस्कृत, हादसे और आपुद्री। जो हादसे और जो आपुद्री है इसकी जो आत्मकथाकार है वो है रमनिका गुप्ता। और मुर्दैया के जो आत्मकथाकार हैं वो है डॉक्टर तुलसीराम। तो इस जो आत्मकथा में पद उद्धृत है वो है मुर्दैया में, तो सही आंसर है वो है मुर्दैया। अगला प्रश्न है, संस्कृति की 4 अध्याय के प्रथम अध्याय में किन विषयों पर चर्चा की गई है। तो संस्कृति की जो 4 अध्याय हैं इसके जो लेखककार हैं वो हैं रामधारी सिंह दिनकर, और इन्होंने जो संपूर्ण जो भारतीय साहित्य और इतिहास की जो पुस्तक है उसको 4 अध्याय में बांटा हुआ है, और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1956। और इसकी जो भूमिका है वो लिखा है रामधारी सिंह दिनकर ने। इसके अलावा भूमिका जो निवेदन है वो लिखा है रामधारी सिंह दिनकर ने, और इसकी जो प्रस्तावना है वो लिखी है नेहरू जी ने। और इसके अलावा ये जो पुस्तक उन्होंने समर्पित की है वो की है श्री राजेंद्र प्रसाद जी को। अब अगला प्रश्न है, संस्कृति की 4 अध्याय के प्रथम अध्याय में किन विषयों पर चर्चा की गई है। तो जो संस्कृति का जो प्रथम अध्याय है, ये जो पुस्तक है वो 4 अध्याय हैं उसमें विभाजित है। तो इसका जो प्रथम जो अध्याय है वो है, उसमें किन बातों की चर्चा है वो की गई है। आर्य द्रविड़ संबंध, भक्ति की प्राचीनता, हिंदू संस्कृति की पाचन शक्ति, और प्राचीन भारत और वायव्य। तो इसका जो प्रथम अध्याय में उन्होंने चर्चा की है, आर्य द्रविड़ संबंध की चर्चा की है, भक्ति की प्राचीनता की चर्चा नजर नहीं आती है, प्राचीन भारत और भाई विश्व नहीं, हिंदू संस्कृति की पाचन शक्ति। तो संस्कृति के जो 4 अध्याय हैं उसमें जो प्रथम अध्याय है उसमें जो रामधारी सिंह दिनकर ने चर्चा की है वो की है आर्य द्रविड़ संबंध और हिंदू संस्कृति की पाचन संस्कृति। तो ये जो सी आंसर है वो हमारा सही है। हम दोनों एक ही नाव के यात्री थे, ये कथन किसने किसके बारे में कहा है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग लाइन है कि हम दोनों एक ही नाव के यात्री थे, ये कथन है वो किसने किसके बारे में कहा है। ऑप्शन है शरत चंद्र ने नीरदा के बारे में, तुलसीराम ने गोकुल भैया के बारे में, शिवरानी देवी ने प्रेमचंद के बारे में, और हरिवंश राय ने श्यामा के बारे में। तो जो हम दोनों एक ही नाव के यात्री हैं ये बात बोली है शिवरानी देवी ने प्रेमचंद के बारे में। तो जो शिवरानी देवी हैं जो प्रेमचंद की पत्नी हैं, उन्होंने जो जीवनी लिखी है उसके बारे में उन्होंने बोला है कि हम दोनों एक ही नाव के 2 यात्री थे। तो शिवरानी देवी ने जो प्रेमचंद के बारे में इस बात को बोला उनकी जीवनी में। मैं अब परिधियां लांघ सकती थी, सीमाएं तोड़ सकती थी, दरअसल सीमा में रहना मुझे सदैव कचोटता है, इसलिए सीमा को तोड़ने मात्र का आवाज ही मुझे अत्यधिक सुखदायकारी लगता है। उपरोक्त कथन है वो किस पुस्तक में। बड़ी ही इंटरेस्टिंग लाइन है ये। अब परिधियां लांघ सकती थी, सीमाएं तोड़ सकती थी, दरअसल सीमा में रहना मुझे सदैव कचोटता है, इसलिए सीमा को तोड़ने मात्र का आवाज ही मुझे अत्यधिक सुखकारी लगता है। उपरोक्त कथन वो किस पुस्तक में। ऑप्शन है जामुन का पेड़, माटी की मूर्तें, आप हुदरी, और प्रेमचंद घर में। तो ये जो बात बोली है वो है रमनिका गुप्ता ने उनकी जो आत्मकथा है उसमें बोली है। तो जो रमनिका गुप्ता की आत्मकथा है आप हुदरी, और इनका जो दूसरा भाग है वो आता है हास्य में। तो इनकी जो आत्मकथा है रमनिका गुप्ता, उन्होंने अपनी भूमिका है उसमें ये बात बोली है, और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 2015 से लेके 2016। जो प्रेमचंद घर में ये शिवरानी देवी ने लिखी है, जो कि प्रेमचंद की जीवनी है प्रेमचंद घर में।
माटी की मूर्तें, ये रेखा चित्र संस्मरण राम वृक्ष बेनीपुरी का, और जामुन का पेड़ एक कृष्णचंद्र की जो हास्य व्यंग विधा की जो रचना है वो है। तो इस तरीके से ये जो कथन है, मैं अब परिधियां लांघ सकती थी, सीमाएं तोड़ सकती थी, दरअसल सीमा में रहना मुझे सदैव कचोटता है, इसलिए सीमा को तोड़ने मात्र का आवास ही मुझे अत्यधिक सुखकारी लगता है। उपरोक्त कथन है वो रमनिका गुप्ता की जो आत्मकथा है आपोदरी, उसकी जो भूमिका है वहां से लिया गया है। चंपा मात्र का निम्नलिखित में से किसकी जीवन काल में महत्वपूर्ण स्थान जो रहा है? तो जो चंपा पात्र है उसका, चंपा पात्र है, जो चंपा पात्र का निम्नलिखित में से किसके जीवन काल में महत्वपूर्ण स्थान रहा है? हमारे पास ऑप्शन है शरत चंद्र, हरिवंश राय बच्चन, मनु भंडारी और रमनिका गुप्ता। तो जो चंपा पात्र का निम्नलिखित में से किसकी जीवन काल में महत्वपूर्ण स्थान रहा है, वो रहा है हरिवंश राय बच्चन का। तो हरिवंश राय बच्चन की जो आत्मकथा है क्या बोलूं क्या याद करूं, तो उसमें उन्होंने जिक्र किया है चंपा का। तो इस तरीके से जो हरिवंश राय बच्चन के जो जीवन में है वो चंपा पात्र का वो महत्वपूर्ण स्थान रहा है। अगला प्रश्न है, अध्यापिका शीला अग्रवाल ने किसके जीवन निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अध्यापिका शीला अग्रवाल ने किसके जीवन निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? हमारे पास ऑप्शंस हैं रमनिका गुप्ता, कृष्णचंद्र, मनु भंडारी और हरिवंश राय बच्चन। तो जो अध्यापिका जो शीला अग्रवाल है, उन्होंने मनु भंडारी की जो जीवन है उसमें बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और मनु भंडारी की जो आत्मकथा है एक कहानी यह भी, जिसका प्रकाशन वर्ष 2007 है, उसमें उन्होंने इस बात को रेखांकित किया है, एक कहानी यह भी, और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 2007। तो अध्यापक सीरल अग्रवाल ने जो मनु भंडारी है उनके जीवन है उसमें बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने अपनी आत्मकथा में इस बात को रेखांकित किया है। आवारा मसीहा के संदर्भ में, आवारा मसीहा के संदर्भ में विचार कीजिए। तो जो आवारा मसीहा है वो विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित जीवनी है, और ये जो जीवनी है वो कथा शिल्पी शरत चंद्र के जो जीवन है उस पर आधारित है। तो जो उसी के बारे में बात है कि आवारा मसीहा के संदर्भ में विचार कीजिए और दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आवारा मसीहा के संदर्भ में विचार कर रहा है, द्विजेंद्र लाल राय शरत चंद्र के कटु आलोचक थे। फिर हम अगला ऑप्शन है गांगुली परिवार के किशोर नवहलोर के प्रति लोलुप दृष्टि से देखते थे। बड़ी दीदी कहानी के प्रकाशन के समय शरत चंद्र रंगून में थे। देवदास लिखते समय शरत चंद्र की आयु 17 वर्ष की थी, और शरत चंद्र ने दिया सिलाई का कारखाना खोलने के लिए प्रमथनाथ भट्टाचार्य को रुपए दिए थे। तो इसमें से जो आवारा मसीहा के संदर्भ में जो सही कथन है उसकी हमको देखना है। तो द्विजेंद्र लाल राय शरत चंद्र के कटु आलोचक थे, ये ऑप्शन है बिल्कुल गलत है। गांगुली परिवार के किशोर नवहलोर के प्रति लोलुप दृष्टि से देखते थे, ये ऑप्शन सही है। बड़ी दीदी कहानी के प्रकाशन के समय शरत चंद्र रंगून में थे, ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। देवदास लिखते समय शरत चंद्र की आयु 17 वर्ष थी, ऑप्शन सही है। और शरत चंद्र ने दिया सिलाई का कारखाना खोलने के लिए प्रमथनाथ भट्टाचार्य को रुपए दिए, ये ऑप्शन गलत है। तो इस तरीके से ए और जो ई ऑप्शन है वो हमारे गलत हैं, और जो बी सी और जो डी ऑप्शन है वो हमारे सही है। तो हमारा जो आंसर होगा सी होगा, बी सी और डी। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, एक अभिकथन ए स्टेटमेंट है और कारण है आर। यात्रा यहाँ पर जितनी बाहर की जाती हैं उतनी ही अंदर की ओर भी। तो अभिकथन एक है, यात्रा यहाँ पर जितनी बाहर की जाती हैं उतनी ही अंदर की ओर भी। फिर कारण है, यात्रा संस्मरण टूरिस्ट गाइड का स्थान लेने के लिए नहीं लिखे और पढ़े जाते। ऐसे पुस्तकों में प्रस्तुत ब्यौरा एक व्यक्ति की यात्रा का ब्यौरा होता है, और वह यात्रा जितनी बाहरी होती है उतनी ही भीतरी भी। तो ये जो कथन दिया गया है वो दिया गया है आगे का यात्रा वृत्तांत है, अरे अयावर याद रहेगा, अरे अयावर याद रहेगा। और ये जो यात्रा वृत्तांत है वो अज्ञे का है, और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1953। और इसमें उन्होंने अरे अयावर रहेगा याद में अज्ञे ने 1953 में इसका प्रकाशन वर्ष है। उसमें उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप है उनका जो उन्होंने भ्रमण किया था, वहाँ का जो सांस्कृतिक जो दृष्टिकोण है और उन स्थलों की जो खासियत है और अपना जो यात्रा वृत्तांत है वो प्रस्तुत किया है।
तो ये दोनों जो स्टेटमेंट है वो अरे अयावर रहेगा याद है यात्रा वृत्तांत से लिए गए। तो यात्राएं यहाँ पर जितनी बाहर की जाती हैं उतनी ही अंदर की ओर भी, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फिर यात्रा संस्मरण टूरिस्ट गाइड का स्थान लेने के लिए नहीं लिखी और पढ़ी जाती। ऐसी पुस्तकों में प्रस्तुत ब्यौरा एक व्यक्ति की यात्रा का ब्यौरा होता है और वह यात्रा जितनी बाहरी होती है उतनी ही भीतरी भी। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी है, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है वो अरे अयावर रहेगा याद की जो भूमिका है उसमें अज्ञे ने लिखा भी है। अगला प्रश्न है, भारतीय समाज में एक द्वंद्व तो कर्म और संन्यास को लेकर है, दूसरा प्रवृत्ति और निवृत्ति के बीच तथा तीसरा स्वर्ग और नरक की कल्पनाओं को लेकर उपरोक्त कथन है वो किस पुस्तक में है। तो एक स्टेटमेंट दिया गया है और उसको हमको देखना है कि जो स्टेटमेंट है वो किस पुस्तक का है। भारतीय समाज में एक द्वंद्व तो कर्म और संन्यास को लेकर है, दूसरा प्रवृत्ति और निवृत्ति के बीच तथा तीसरा स्वर्ग और नरक की कल्पनाओं को लेकर उपरोक्त कथन किस पुस्तक में है। ऑप्शन है मेरी तिब्बत यात्रा, संस्कृति के 4 अध्याय, आवारा मसीहा और क्या भूलूं क्या याद करूं। तो ये जो स्टेटमेंट है वो रामधारी सिंह दिनकर की जो पुस्तक है संस्कृति की 4 अध्याय जिसका प्रकाशन वर्ष 1956 है, उसका स्टेटमेंट है कि भारतीय समाज में एक द्वंद्व तो कर्म और संन्यास को लेकर है, दूसरा प्रवृत्ति और निवृत्ति के बीच तथा तीसरा स्वर्ग और नरक की कल्पनाओं को लेकर। अगला प्रश्न है, ये रिपीटेशन हो गया प्रश्न का। ठकुरी बाबा है वो निम्नलिखित में से किस संग्रह में संकलित है। तो जो ठकुरी बाबा है वो महादेवी वर्मा का एक संस्मरण है और जो ठकुरी बाबा जो संस्मरण है वो किस में संकलित है, वो है महादेवी वर्मा का स्मृति की रेखाओं में। इसमें महादेवी वर्मा ने जो 7 जो व्यक्ति हैं उनका जो संस्मरण है वो प्रस्तुत किया है, उसमें एक ठकुरी बाबा है वो शामिल है। तो इसमें जो ठकुरी बाबा निम्नलिखित में से किस संग्रह में शामिल है, वो है स्मृति की रेखाओं में और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1943। तो ठकुरी बाबा निम्नलिखित में से किस संग्रह में संकलित है, वो है स्मृति की रेखाओं में और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1943। और स्मृति की रेखाओं में उन्होंने जो 7 व्यक्तियों का जो संस्मरण है वो संस्मरण प्रस्तुत किया है। 7 व्यक्तियों का संस्मरण वो ठकुरी बाबा में उन्होंने प्रस्तुत किया है, महादेवी वर्मा ने। इसके अलावा मेरा परिवार, अतीत के चलचित्र और पथ के साथी उनके अन्य संस्मरण भी हैं। शरत चंद्र ने रविंद्रनाथ को किस कवि के बाद भारत का सर्वोत्तम कवि घोषित किया। बड़ा ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है ये, जो कि आवारा मसीहा जीवनी है विष्णु प्रभाकर वहां से लिया गया है। शरत चंद्र ने रविंद्रनाथ को किस कवि के बाद भारत का सर्वोत्तम कवि घोषित किया है। हमारे पास ऑप्शन है व्यास, कालिदास, कबीरदास और भवभूति। तो शरत चंद्र जो है, शरत चंद्र ने रविंद्रनाथ को किस कवि के बाद भारत का सर्वोत्तम कवि घोषित किया है। तो शरत चंद्र ने रविंद्रनाथ को किस कवि के, तो वो किया है व्यास के बाद। तो शरत चंद्र ने रविंद्रनाथ को व्यास के बाद भारत का जो सर्वोत्तम कवि है वो घोषित किया है। और इसके अलावा जो शरत चंद्र हैं वो रविन्द्रनाथ टैगोर के समकालीन भी रहे हैं और उनकी जो काव्य की है उन्होंने वो काफी प्रशंसा भी की है। और इसके अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी उनकी जो कथा साहित्य है उसकी भली भांति प्रशंसा की है। गौतम बुद्ध के लिए जो स्थान था आम्रपाली का, संभवतः वही था मेरे लिए नटिनिया। यह कथन है वो किसका है। तो हमको ये देखना है कि गौतम बुद्ध के लिए जो स्थान था आम्रपाली का, संभवतः वही था मेरे लिए नटिनिया। यह कथन है वो किसका है। बड़ा ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है ये। ऑप्शन है शरत चंद्र, हरिवंश राय बच्चन, तुलसीराम और राहुल सांकृत्यायन। तो गौतम बुद्ध के लिए जो स्थान था आम्रपाली का, संभवतः वही था मेरे लिए नटनिया। ये जो कथन है वो स्टेटमेंट है तुलसीराम का। और उनकी जो आत्मकथा है मुर्दैया, उसमें उन्होंने इस बात को रेखांकित किया है कि गौतम बुद्ध के लिए जो स्थान था आम्रपाली का, संभवतः भाई मेरे लिए नटनिया था। ये कथन है वो है तुलसीराम का। फिर है क्या भूलूं क्या याद करूं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। तो क्या भूलूं क्या याद करूं ये हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है और इसका जो पहला भाग है वो 1969 में प्रकाशित हुआ था। और इसमें जो उन्होंने अपनी आत्मकथा के बारे में बड़ा ही महत्वपूर्ण बात को रेखांकित किया है। तो क्या भूलूं क्या याद करूं जो आत्मकथा वो हरिवंश राय बच्चन की है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1969। तो इस कथनों पर विचार करना और सही उत्तर का चयन करना। स्टेटमेंट है हरिवंश राय बच्चन की बहन का नाम रानी था। फिर
ठाकुर यादविंद्र सिंह के कहानी संग्रह हार से हरिवंश राय बच्चन ने अपने प्रथम काव्य संग्रह के नाम के लिए प्रेरणा ली थी। पंडित रामनरेश त्रिपाठी को दुलारे दोहावली पर प्रथम दीप पुरस्कार मिला था। फिर अगला स्टेटमेंट है, बाबू केदारनाथ अग्रवाल ने बच्चन जी को 35 रुपये प्रति मास पर स्कूल में हिंदी अध्यापक के रूप में प्रयुक्त नियुक्त किया। फिर यूनिवर्सिटी में बच्चन जी के सहकक्षियों में अवध बिहारी लाल, प्रकाश चंद्र गुप्त और ब्रजलाल गुप्त थे। तो ये जो हरिवंश राय बच्चन जी की जो आत्मकथा है, क्या भूलूं क्या याद करूं, उसके आधार पर जो स्टेटमेंट है उसको देखना है हमको। तो हरिवंश राय बच्चन की जो बहन का जो नाम था रानी था, ये स्टेटमेंट है वो गलत है। ठाकुर यादविंद्र सिंह के कहानी संग्रह हार से हरिवंश राय बच्चन ने अपने प्रथम काव्य संग्रह के नाम के लिए प्रेरणा ली थी। ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ठाकुर यादविंद्र सिंह का जो कहानी संग्रह था हार, उसी को हरिवंश राय बच्चन ने जो प्रथम काव्य संग्रह वो कर दिया था 13 हार के नाम से। फिर है, पंडित रामनरेश त्रिपाठी को दुलारे दोहावली पर प्रथम देव पुरस्कार मिला था। ये ऑप्शंस भी गलत है। बाबू केदारनाथ अग्रवाल ने बच्चन जी को 35 रुपये प्रति मास पर स्कूल में हिंदी अध्यापक के रूप में नियुक्त किया था। ये ऑप्शन सही है। और यूनिवर्सिटी में बच्चन जी के सहकक्षियों में अवध बिहारी लाल, प्रकाश चंद्र गुप्त और ब्रजलाल गुप्त थे। ये ऑप्शन भी सही है। तो इस तरीके से जो डी ऑप्शन है वो हमारा सही है। अरे अयावर रहेगा याद में निम्नलिखित अध्यायों को पहले से बात के क्रम में लगाइए। तो जो अरे अयावर रहेगा याद है वो अज्ञे का एक महत्वपूर्ण यात्रा वृत्तांत है, और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1953। ये जो यात्रा वृत्तांत है उसमें अज्ञे ने भारतीय और जो भारतीय उपमहाद्वीप के जो स्थल हैं उनका जो वर्णन है वो किया है। और सामान्यतः ये जो यात्रा है वो पूर्व व पश्चिम और पश्चिम से पूर्व है वो वहां तक की गई है। तो ये जो अरे अयावर रहेगा याद है उसको उन्होंने विभिन्न खंड है उसमें विभाजित किया है। तो उन्हीं का जो क्रम है वो लगाना है। ऑप्शन है, देवताओं के अंचल में, एलोरा, किरणों की खोज में, परशुराम से तुरखम और मौत की घाटी में। और नीचे दिए गए विकल्पों में सही विकल्प है उसका चयन करना है। तो सबसे पहले है परशुराम से तुरखम, तो डी ऑप्शन से वो पहले आएगा हमारा। फिर आएगा किरणों की खोज में, डी और सी। फिर उसके बाद आएगा देवताओं के अंचल में, फिर मौत की घाटी में, फिर आता है एलोरा मांजली। तो सबसे पहले है परशुराम से तुरकम, किरणों की खोज में, देवताओं की घाटी में, मौत की घाटी मनाली, फिर है देव एलोरा मांजली। ये जो सभी है वो क्रम है वो दिया। इस तरीके से जो बी आंसर है वो हमारा सही है। ये पुस्तक में उद्धृत काव्य पंक्तियां हैं, और दूसरी तरफ जो पुस्तक है उसकी चर्चा हमको देखनी है। उठ गए आज बापू हमारे, झुक गया आज झंडा हमारा, सोने की थारी में जीवना परोसे रामा, जीवना न जेवे हमार बलमा। तुलसी गंग दू भय सो कविन को सरदार, तिनके काव्यन में मिली भाषा विविध प्रकार। जीवन मंथन से निकला विष, भय जो तुमने पान किया, और अमृत हो बाहर आया उसे जगत को दान किया। तो ये काव्य पंक्तियां। फिर दूसरी तरफ जो रचनाएं हैं वो हैं संस्कृति के 4 अध्याय, आवारा मसीहा, क्या बोलूं क्या याद करूं मुर्दैया। तो उठ गए आज बापू हमारे, झुक गया आज झंडा। ये जो काव्य पंक्तियां वो है हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा क्या बोलूं क्या याद करूं से। सोने की थारी में जीवना परोसे, राम जीवना ना जीवे हमारा बलमा। ये जो पंक्तियां हैं वो हैं डॉक्टर तुलसीराम की आत्मकथा मुर्दैया से। तुलसी तुलसी गंग दू भय सो कविन को सरदार, तिनके काव्यन में मिली भाषा विविध अपार। ये रामधारी से दिनकर की जो पुस्तक है संस्कृति की 4 अध्याय उनकी पंक्तियां हैं। और जीवन मंथन से निकला विष, भय जो तुमने पान किया, और अमृत से बाहर हो आया उससे जगत को दान किया। ये जो पंक्तियां हैं जीवनी विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आवारा मसीहा है उसकी जीवनी है। इस तरीके से ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट। तो जो सी आंसर है वो हमारा सही है। बड़ा ही महत्वपूर्ण जो डाटा वेट जो क्वेश्चन है वो ये रहा है। फिर जो संस्कृति की 4 अध्याय में तिलक के बारे में उपयुक्त बातें हैं। तो जो संस्कृति की 4 अध्याय है वो रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित पुस्तक है, और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1956। तो गीता रहस्य में तिलक जी ने स्पष्ट घोषणा की कि गीता का उद्देश्य निवृत्ति नहीं प्रवृत्ति का प्रतिपादन किया है। ये ऑप्शन स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि गीता रहस्य में तिलक जी ने स्पष्ट घोषणा की कि गीता का उद्देश्य निवृत्ति नहीं प्रवृत्ति का प्रतिपादन किया है। कर्मस्थ कर्मन गृहस्थ को योगी सन्यासी और भक्त के समकक्ष नहीं माना जा सकता। ये ऑप्शन से गलत है।
तिलक के उपदेश समकालीन समय में वीरता, निर्भीकता और सच्चाई के सबसे बड़े उपदेश थे। ऑप्शन सही है। गीता का मार्ग संन्यास का मार्ग है, संसार त्याग और कर्म न्यास का मार्ग। ये स्टेटमेंट गलत है बिल्कुल। तिलक जी ने बताया कि योग का अर्थ गीता में कर्म है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो संस्कृति के 4 अध्याय के अनुसार जो दिनकर जी ने जो बात बोली है तिलक जी के बारे में, उसमें गीता रहस्य में तिलक जी ने स्पष्ट घोषणा की कि गीता का उद्देश्य निवृत्ति नहीं, प्रकृति का प्रतिपादन। ये स्टेटमेंट सही है। तिलक के उपदेश तत्कालीन समय में वीरता, निर्भीकता और सच्चाई के सबसे बड़े उपदेश थे। ये स्टेटमेंट भी सही है। और तिलक जी ने बताया कि योग का अर्थ गीता में कर्म है। तो इस तरीके से ये जो स्टेटमेंट है, ए, सी और ई जो आंसर है वो हमारा सही है। अरे अयावर रहेगा याद में माजुली द्वीप है, वो किस राज्य में स्थित है? तो जो अरे अयावर रहेगा याद है वो अज्ञे का यात्रा वृत्तांत है, और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1953। तो इसमें जो एक खंड भी है एलोरा और माजुली, तो इसमें जो माजुली है वो किस राज्य में स्थित है? जो माजुली स्थित है वो है असम में। अगला प्रश्न है, किस रचना के एक पात्र की जबान पर उठते बैठते निम्नलिखित दोहा रहता था? बड़ा ही इंटरेस्टिंग बात है इसमें कि किस रचना के एक पात्र की जबान पर उठते बैठते निम्नलिखित दोहा रहता था? पुरुष सिंह जो उद्यमी, लक्ष्मी ताकरी चेरी, भाग्य भरोसो जो रहे, को पुरुष बास ही टेरी। ये पंक्तियां हैं, पुरुष सिंह जो उद्यमी, लक्ष्मी ताकरी चेरी, भाग्य भरोसे जी रहे, को पुरुष बास ही टेरी। हमारे पास ऑप्शंस हैं, प्रेमचंद घर में, आवारा मसीहा, क्या भूलूं क्या याद करूं और मुर्दैया। तो ये जो स्टेटमेंट है वो है क्या भूलूं क्या याद करूं से, जो कि हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। पुरुष सिंह जो उद्यमी, लक्ष्मी ताकरी चीरी, भाग्य भरोसे जो रहे, को पुरुष बास ही तेरी। अगला प्रश्न है, जिस तरह कहानी जिंदगी का एक अंश मात्र ही होती है, एक पक्ष एक पहलू, उसी तरह यह भी मेरी जिंदगी का एक टुकड़ा मात्र ही है। ये वाक्यांश निम्नलिखित में से किस रचना के बारे में स्वयं लेखिका ने जो है वो लिखा है? जिस तरह कहानी जिंदगी का एक अंश मात्र ही होती है, एक पक्ष एक पहलू, उसी तरह यह भी मेरी जिंदगी का एक टुकड़ा मात्र ही है। यह वाक्यांश निम्नलिखित में से किस रचना के बारे में स्वयं लेखिका ने लिखा है? ऑप्शन है ठकुरी बाबा, प्रेमचंद, एक कहानी यह भी, और आप उदरी। तो ये जो स्टेटमेंट है वो मनु भंडारी की जो आत्मकथा है एक कहानी यह भी, जिसका प्रकाशन वर्ष 2007 है, उनकी जो भूमिका है उसमें उन्होंने इस बात को रेखांकित किया है कि जिस तरह कहानी जिंदगी का एक मात्र अंश मात्र ही होती है, एक पक्ष एक पहलू, उसी तरह ये भी मेरी जिंदगी का एक टुकड़ा मात्र ही है। तो ये जो मनु भंडारी जी की जो आत्मकथा एक कहानी यह भी, जो 2007 में प्रकाशित हुई, उसका एक बात है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद घर में के अनुसार जो सत्य कथन है वो देखना है हमको। तो प्रेमचंद जो घर में है वो शिवरानी देवी द्वारा लिखित है, और ये जो प्रेमचंद की जीवनी है वो है। तो इस तरीके से प्रेमचंद की अगर जीवनियों की चर्चा करें, एक तो शिवरानी देवी द्वारा लिखित है वो है प्रेमचंद घर में, इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1944। फिर एक है कलम का सिपाही जो कि अमृत राय ने लिखी है, और एक और जीवनी लिखी है प्रेमचंद ने, वो है कलम का मजदूर जो कि मदन गोपाल की है। तो इस तरीके से प्रेमचंद की 3 जीवनी आपको याद रखना, एक है प्रेमचंद घर में, शिवरानी देवी द्वारा लिखित, एक है अमृत राय द्वारा कलम का सिपाही, और एक है कलम का मजदूर मदन गोपाल द्वारा। तो प्रेमचंद का जन्म बनारस से 4 मील दूर जीवनपुर गांव में 31 जुलाई सन 1880 ईस्वी को हुआ था। शिवरानी देवी की पहली कहानी साहस चांद में छपी। साहस कहानी का प्रकाशन वर्ष 1924 है। फिल्म कंपनी में काम करने के लिए प्रेमचंद 1932 में पहली बार बंबई गए, और प्रेमचंद की कहानी मोटेराम शास्त्री पर एक शास्त्री महाशय ने केस दायर किया। तो जो प्रेमचंद घर में है वो जो स्टेटमेंट है उसके आधार पर देखना है हमको। प्रेमचंद का जन्म बनारस से 4 मील दूर जीवनपुर गांव में 31 जुलाई सन 1880 को हुआ था। ये स्टेटमेंट गलत है। शिवरानी देवी की पहली कहानी है वो साहस चांद में छपी, ये स्टेटमेंट सही है। साहस कहानी का प्रकाशन वर्ष 1924 है, ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट सही है। फिर है फिल्म कंपनी में काम करने के लिए प्रेमचंद 1932 में पहली बार बंबई गए, ये स्टेटमेंट गलत है। और प्रेमचंद की कहानी मोटेराम शास्त्री पर एक शास्त्री महाशय ने केस दायर किया था, सही है। तो इस तरीके से बी, सी और ई जो आंसर है वो सही है, डी ऑप्शन हमारा। अगला प्रश्न है, यह संसार का जातीय
धर्म है कि जो वस्तु हमारे आसपास है उन्हीं पर हमारी बुद्धि दौड़ती है। फारस, अरब और इंग्लिश देश के कवि जब संसार की अनित्यता की बात करेंगे तो कब्रिस्तान का नक्शा खींचेंगे, क्योंकि उनके यहाँ शमशान होते ही नहीं है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग कथन है। ये संसार का जातीय धर्म है कि जो वस्तु हमारे आसपास है उन्हीं पर हमारी बुद्धि दौड़ती है। फारस, अरब और इंग्लिश देश के कवि जब संसार की अनित्यता की बातें करेंगे तो कब्रिस्तान का नक्शा खींचेंगे, क्योंकि उनके यहाँ शमशान होते ही नहीं है। ये कथन है वो किस रचना से उद्धृत? ऑप्शन है मुर्दैया, माटी की मूर्तें, शिव मूर्ति और संस्कृति के 4 अध्याय। तो स्टेटमेंट है, इस संसार का जातीय धर्म है कि जो वस्तु हमारे आसपास है उन्हीं पर हमारी बुद्धि दौड़ती है। फारस, अरब और इंग्लिश देश के कवि जब संसार की अनित्यता की बातें करेंगे तो कब्रिस्तान का नक्शा खींचेंगे, क्योंकि उनके यहाँ शमशान होते ही नहीं। ये कथन किस रचना से उद्धृत है? ऑप्शन है मुर्दैया, माटी की मूर्तें, शिव मूर्ति और संस्कृति के 4 अध्याय। तो ये जो स्टेटमेंट है वो है प्रताप नारायण मिश्र का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण निबंध है शिव मूर्ति, उसमें उन्होंने उल्लेखित किया है। ये जो प्रताप नारायण मिश्र का जो निबंध है शिव मूर्ति, उसमें उन्होंने इस बात को उल्लेखित किया है। अगला प्रश्न है, ये बच्चन की आत्मकथा है और उनकी आत्मकथा के 4 भाग है। तो जो हरिवंश राय बच्चन की जो आत्मकथा है वो 4 भागों में विभाजित है। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीर का निर्माण, फिर बसेरे से दूर और 10 द्वार से सौपन तक। तो उसी की चर्चा करनी है। क्या भूलूं क्या याद करूं, एक खंड 1 है। क्या भूलूं क्या याद करूं, फिर है नीर का निर्माण, फिर एक खंड 2 है। फिर है बसेरे से दूर, एक खंड 3 है। और 10 द्वार से सौपन तक, एक खंड 4 है। तो इस तरीके से क्या भूलूं क्या याद करूं, नीर का निर्माण, फिर बसेरे से दूर और 10 द्वार से सौपन तक। प्रेमचंद घर में के अनुसार किन पत्रों के खर्च उठाने के लिए प्रेमचंद बम्बई फिल्म कंपनी में काम करने की योजना बनाते हैं? तो जो शिवरानी देवी की जो जीवनी है, जो शिवरानी देवी द्वारा रचित जीवनी है प्रेमचंद की, प्रेमचंद घर में, उसी के आधार पर स्टेटमेंट है। प्रेमचंद घर में के अनुसार किन पत्रों के खर्चे उठाने के लिए प्रेमचंद बम्बई फिल्म कंपनी में काम करने की योजना बनाते हैं? हमारे पास ऑप्शंस हैं जमाना और हंस, जागरण और हंस, जागरण और जमाना और माधुरी और चांद। तो जो प्रेमचंद घर में के अनुसार किन पत्रों के खर्चे उठाने के लिए प्रेमचंद बम्बई फिल्म कंपनी में काम करने की योजना बनाते हैं? जमाना और हंस, जागरण और हंस, जागरण और जमाना और माधुरी चांद। तो जो सही आंसर है वो है जागरण और हंस। तो प्रेमचंद वो जागरण और हंस के लिए पत्रों के खर्चे उठाने के लिए प्रेमचंद बम्बई फिल्म कंपनी में जो काम करने की योजना है वो बनाते हैं। संस्कृति के 4 अध्याय में विभिन्न प्रकरणों के शीर्षकों को पहले से जो बाद के क्रम है उसमें लगाना। जो संस्कृति की जो 4 अध्याय, जो दिनकर जी की पुस्तक है जिसका प्रकाशन वर्ष 1956 है, उससे उन्होंने विभिन्न जो अध्याय हैं उसमें विभाजित किया है और उसी को क्रम को लगाना है। ऑप्शन है भक्ति आंदोलन और इस्लाम, भारतीय राष्ट्रीयता और मुसलमान, प्राचीन भारत और भाय विश्व, उर्दू का जन्म और शिक्षा में क्रांति। तो भक्ति आंदोलन और इस्लाम, भारतीय राष्ट्रीयता और मुसलमान, प्राचीन भारत और भाय विश्व, उर्दू का जन्म और शिक्षा में क्रांति। तो इसमें जो सबसे पहले आएगा वो आएगा प्राचीन भारत और भाय विश्व। फिर आएगा प्राचीन भारत और भाय विश्व के बाद भक्ति आंदोलन और इस्लाम, फिर है शिक्षा में क्रांति। तो इस तरीके से जो हमारा जो स्टेटमेंट बनेगा वो बनेगा CADEB। तो सबसे पहले वो है प्राचीन भारत और भाय विश्व, फिर है भक्ति आंदोलन और इस्लाम, भक्ति आंदोलन और इस्लाम, फिर है D उर्दू का जन्म, फिर है E शिक्षा में क्रांति और अंत में है भारतीय राष्ट्रीयता और मुसलमान। तो जो ये स्टेटमेंट वो हमारा सही है। मेरी तिब्बत यात्रा के खंडों को पहले से बाद के क्रम में लगाई। तो जो मेरी तिब्बत यात्रा है वो राहुल सांकृत्यान का एक यात्रा वृत्तांत है और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1937। ये जो राहुल सांकृत्यान का जो यात्रा वृत्तांत है मेरी तिब्बत यात्रा, इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1937 और ये जो यात्रा वृत्तांत है वो उन्होंने 5 भाग हैं उसमें विभाजित किया है। तो वो ऑप्शन है साकियों की ओर, जैनम की ओर, चार की ओर, नेपाल की ओर और लहासा से उत्तर की ओर। तो इसमें जो सबसे पहले आता है वो आता है लहासा से उत्तर की ओर, चार की ओर, साकियों की ओर, जैनम की ओर और नेपाल की ओर। तो ये यात्रा वृत्तांत 1937 में प्रकाशित है और इसमें जो उस समय की जो देश काल वातावरण है उसका जो भली भांति जो चित्रण है वो आपको नजर आएगा। तो मेरी तिब्बत यात्रा के खंड है वो है लहासा से उत्तर की ओर,
फिर चारकी ओर, शाक्य की ओर, जैनम की ओर और नेपाल की ओर। तो सबसे पहले है ई, लहासा से उत्तर की ओर, चारकी ओर, शाक्यों की ओर, जैनम की ओर, नेपाल की ओर। तो डी आंसर है वो हमारा सही है। फिर है एक साहित्यिक की डायरी के अध्याय कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी, एक के पात्र यशराज की शैक्षणिक योग्यता क्या है। तो जो एक साहित्यिक जो डायरी है वो मुक्तिबोध द्वारा रचित डायरी है। इसमें उन्होंने अपनी जो साहित्य को जो आलोचनात्मक जो मान्यता है उनका जो प्रतिपादन है वो किया है। तो उसमें है एक साहित्यिक की डायरी के अध्याय कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी, एक के पात्र यशराज की शैक्षणिक योग्यता है वो क्या है। तो एक साहित्यिक की डायरी के अध्याय कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी के एक के पात्र यशराज की शैक्षणिक योग्यता क्या थी। ऑप्शंस हैं बी टेक एमएससी एलएलबी, बीएससी एमएससी एलएलबी, बीएससी बीटेक एलएलबी और बीए एमए एलएलबी। ये काफी फैक्चुअल प्रश्न है। तो कलाकार तो जो यशराज की जो शैक्षणिक योग्यता थी वो थी बीएससी बीटेक और एलएलबी। तो जो सी आंसर है वो हमारा सही है। एक साहित्यिक की डायरी के अध्यायों को शीर्षकों को पहले से बाद के क्रम में लगाई। तो जो मुक्तिबोध की जो एक साहित्यिक की डायरी है उसे उन्होंने विभिन्न जो शीर्षक है उसमें विभाजित किया। तो उसी की चर्चा यहाँ पर की। ऑप्शंस हैं बीरकर, डबरे पर सूरज का बिंब, विशिष्ट और अद्वितीय, तीसरा क्षण और नई की जन्म कुंडली। और नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ऑप्शन है बीरकर, डबरे पर सूरज का बिंब, विशिष्ट और अद्वितीय, तीसरा क्षण और नई की जन्म कुंडली। तो इसमें सबसे पहले है तीसरा क्षण। तीसरा क्षण के बाद है डबरे पर सूरज का बिंब, फिर है नई की जन्म कुंडली, बीरकर और अंत में आता है विशिष्ट और अद्वितीय। तो जो बी आंसर है वो हमारा सही है, क्योंकि इसका जो सबसे पहला जो शीर्षक है वो है तीसरा क्षण, फिर उसके बाद है डबरे पर सूरज का बिंब, उसके बाद आता है नई की जन्म कुंडली, बीरकर और सी विशिष्ट और अद्वितीय। इसके अलावा इसमें अन्य जो शीर्षक है उसमें कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी भाग 1, कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी भाग 2 है और इसके अलावा एक लंबी कविता का अंत। इसके जो दो अन्य महत्वपूर्ण शीर्षक है। क्या भूलूं क्या याद करूं में आज क्षेत्र है। तो जो क्या भूलूं क्या याद करूं ये हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1969। तो उसमें जो आए हुए चरित्र हैं वो हैं योगेंद्रनाथ, प्रताप नारायण, उमा प्रसाद, सुरसती और राधा। तो जो क्या भूलूं क्या याद करूं में जो आए हुए जो पात्र हैं उनकी जो चर्चा है वो करनी है। तो क्या भूलूं क्या याद करूं में आए हुए चरित्र योगेंद्रनाथ, प्रताप नारायण, उमा प्रसाद, सरस्वती और राधा। तो क्या भूलूं क्या याद करूं में योगेंद्रनाथ जो चरित्र है वो तो नहीं आए हैं, प्रताप नारायण आए हुए हैं, उमा प्रसाद भी नहीं है, सरस्वती और राधा भी हैं। तो इस तरीके से बी डी और जो ई ऑप्शन है वो हमारा सही है। अगला प्रश्न है हिंदू नवोत्थान मुस्लिम नवोत्थान शीर्षक प्रकरण संस्कृति के 4 अध्याय के किस अध्याय में है वो संकलित है। तो जो रामधारी दिनकर की जो पुस्तक है संस्कृति के 4 अध्याय, उसमें उन्होंने हिंदू नवोत्थान और मुस्लिम नवोत्थान जो शीर्षक प्रकरण है वो किस अध्याय में संकलित है। ऑप्शन है प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय, तृतीय अध्याय और चतुर्थ अध्याय। तो जो हिंदू नवोत्थान और जो मुस्लिम नवोत्थान है वो किसमें है वो है चतुर्थ अध्याय है उसमें संकलित है। डॉक्टर तुलसीराम को छोटी उम्र में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की तरफ अनजानी में ही खींचने वाले 3 लोग हैं वो कौन थे। तो डॉक्टर तुलसीराम की जो आत्मकथा है मुर्दैया उसमें उन्होंने चर्चा की है कि छोटी उम्र में ही तो जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को जो खींचने वाले उनमें जो 3 लोग हैं वो कौन कौन है। ऑप्शन हैं मुन्नर सोनई जेदी, चिकोरी परशुराम पोहरी बाबा, फक्कर बाबा, नग्गर मुरली सिंह और जलंधर बंकिया डोम और बदलू। तो जो तुलसीराम की जो आत्मकथा है मुर्दैया उसमें वो चर्चा करते हैं कि उनको जो छोटी उम्र में ही जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की तरफ जो खींचने वाले जो लोग थे उसमें जो शामिल थे वो थे मुन्नर, सोनई और जेदी। अगला प्रश्न है मेरी तिब्बत यात्रा के जो संदर्भ में सत्य कथन। जो मेरी तिब्बत यात्रा है वो राहुल सांकृत्यायन का यात्रा वृत्तांत है और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1937 और ये जो यात्रा वृत्तांत है वो 5 खंडे जो 5 भाग है उसमें विभाजित है। तो भारत के नालंदा के नाम पर जहां लंका में एक नालंदा वहीं तिब्बत भी उससे वंचित नहीं है। जो सत्य कथन है ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसमें उन्होंने बात को रेखांकित किया है कि भारत के नालंदा के नाम पर जहां लंका में एक नालंदा वहीं तिब्बत में भी उससे वंचित नहीं है। तिब्बत में गधही वाले 9 से 10 बजाकर चलते हैं, वहां पर खच्चर वाले 2-3 घंटा रात रहते ही चल देते हैं।
ये स्टेटमेंट गलत है। तिब्बत में सुरक्षित भारतीय ग्रंथों की सूची बिहार उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी जनरल के 21वें भाग में छपी। इलाके के अफसर को नेपाल में जोड़ूपन कहते हैं और उसके इलाकों को जोड़ू कहा जाता है। ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन सही है। और भोटिया लोग छुपे चौगा के दामन से खाने पीने की चीज़ों के छू जाने से बहुत परहेज करते हैं। तो जो ये हमारा जो आंसर होगा वो होगा ए, सी और ई। अगला प्रश्न है, ये मुर्दैया में आए हुए प्रयुक्त शब्द हैं और उनका जो अर्थ है वो क्या था। जो तुलसीराम की जो आत्मकथा है मुर्दैया, उसमें कुछ शब्द आए हुए हैं, उनका जो अर्थ है वो क्या है, उसकी चर्चा करनी है। डांगर, अन्यास, परवाना और बिस्टोरिया। डांगर, अन्यास, परवाना और बिस्टोरिया। फिर आज से लाल कपड़े में रखी हुई हस्तलिखित पांडुलिपि, सब यात्रा के दौरान गाया जाने वाला विशेष भजन, मरे हुए पशुओं का मांस और चांदी का सिक्का। तो जो डांगर होता है वो होता है मरे हुए पशुओं का मांस। तो जो डांगर है वो होता है मरे हुए पशुओं का मांस। फिर उसके बाद है अन्यास, परवाना और बिस्टोरिया। जो परवाना होता है वो होता है सब यात्रा के दौरान गाया जाने वाला जो विशेष भजन है वो होता है। और जो अन्यास होता है वो होता है लाल कपड़े में रखी हुई हस्तलिखित पांडुलिपि और बिस्टोरिया है वो चांदी का सिक्का। तो डांगर है मरे हुए पशुओं का मांस, ए का थर्ड। फिर बी अन्यास है वो लाल कपड़े में लिखी हुई हस्तलिखित पांडुलिपि। तो जो सी आंसर है वो हमारा सही है। परवाना है वो सब यात्रा के दौरान गाया जाने वाला विशेष भजन है और बिस्टोरिया है वो है चांदी का सिक्का। अगला प्रश्न है, ये संस्कृति के 4 अध्याय के प्रकरण है और उनका जो सूची है उनके अनुसार है उसका जो मिलान है वो करना है। तो अगर हम इसकी चर्चा करें तो भारतीय जनता की रचना और हिंदू संस्कृति का आविर्भाव, प्राचीन हिंदुत्व से विद्रोह, हिंदू संस्कृति और इस्लाम, भारतीय संस्कृति और यूरोप। हमारे पास प्रकरण है अमृत और अलाहाबाद का संघर्ष, मुस्लिम नवोत्थान, बौद्ध आंदोलन के सामाजिक प्रसंग और आर्य द्रविड़ समस्या। तो जो भारतीय जनता की रचना और हिंदू संस्कृति का जो आविर्भाव है वो नजर आएगा आर्य द्रविड़ समस्याओं में। प्राचीन हिंदुत्व से विद्रोह वो आएगा बौद्ध आंदोलन के सामाजिक प्रसंग। हिंदू संस्कृति और इस्लाम ये है अमृत और अलाहाबाद का संघर्ष। और भारतीय संस्कृति और यूरोप है वो है मुस्लिम नवोत्थान। तो ए का है वो है 4, बी का 3, सी का 1 और जो डी है वो है 2। तो जो आंसर है वो हमारा बी है वो सही है। अगला है मुक्तिबोध की जो डायरी है, एक साहित्यिक की डायरी, उसी का ये प्रश्न है, कला के किस क्षण से फैंटेसी साहित्यिक कलात्मक अभिव्यक्ति का रूप धारण कर लेती है। तो जो फैंटेसी है वो मुक्तिबोध का जो काव्य है उसकी बड़ी ही महत्वपूर्ण विशेषता रही है। और मुक्तिबोध वो फैंटेसी का जो प्रयोग करने वाले हैं वो सबसे सशक्त हस्ताक्षर है वो रहे। मुक्तिबोध की जितनी भी लंबी कविता हैं उनमें जो फैंटेसी का बड़ा ही मार्मिक चित्रण वो आपको नजर आएगा। फिर चाहे वो ब्रह्म राक्षस हो या फिर अंधेरे में या फिर चंबल की घाटी में। तो उन्होंने एक लंबी कविता का अंत है उसमें उस बात को रेखांकित किया है कि कला के किस क्षण से फैंटेसी व साहित्यिक कलात्मक अभिव्यक्ति का रूप धारण करने लगती है। ऑप्शंस हैं कला के उद्गम क्षण से, कला के पहले क्षण से, कला के दूसरे क्षण से, कला के तीसरे क्षण से। तो जो कला का जो तीसरा क्षण है, तो जो कला के जो तीसरे क्षण से है वो फैंटेसी वो साहित्यिक कलात्मक अभिव्यक्ति का जो रूप है वो धारण करने लगती है। फिर है निम्नलिखित में से किस कृति को जिंदगी का एक टुकड़ा मात्र कहा गया है। बड़ा ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है। तो जो मनु भंडारी की जो आत्मकथा है एक कहानी यह भी, जिसका प्रकाशन वर्ष 2007 है, उसकी वो भूमिका में रेखांकित करती हैं कि जिंदगी का जो एक टुकड़ा मात्र वो है एक कहानी यह भी। अगला प्रश्न है, मुर्दैया है वो किस गांव की बहुउद्देशीय कर्म स्थली थी। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है कि जो मुर्दैया है वो किस गांव की बहुउद्देशीय कर्मस्थली थी। ऑप्शंस है कनेल, धर्मपुर, टिडिया, दौलताबाद। तो जो डॉक्टर तुलसीराम की जो आत्मकथा है मुर्दैया, वो बोलते हैं जो मुर्दैया वो हमारे गांव है वो धर्मपुर है, उसकी जो कर्मस्थली है वो रही थी। तो डॉक्टर तुलसीराम का स्टेटमेंट है मुर्दैया वो हमारे गांव धर्मपुर है, उसकी जो कर्मस्थली है वो रही है। प्रेम निम्नलिखित रचनाओं का प्रकाशन वर्ष के अनुसार जो सही आरोही क्रम है उसको लगाना है। तो जो प्रेमचंद घर में ये शिवरानी देवी द्वारा लिखित और प्रेमचंद की जीवनी है, इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1944। संस्कृति के 4 अध्याय ये दिनकर द्वारा रचित है
और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1956। एक कहानी है अभी मनु भंडारी की आत्मकथा है, इसका प्रकाशन वर्ष है 2007। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित है और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1974। और अरे अयावर रहेगा याद, ये अज्ञे का यात्रा वृत्तांत है और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1953। तो सबसे पहले आएगा प्रेमचंद घर में 1944। फिर उसके बाद अरे अयावर रहेगा याद। फिर उसके बाद आएगा संस्कृति के 4 अध्याय। संस्कृति के 4 अध्याय के बाद आएगा बी और ई में से हमको देखना है आवारा मसीहा और संस्कृति के 4 अध्याय। तो फिर आएगा आवारा मसीहा बी और अंत में आएगा एक कहानी। ये भी तो जो ए आंसर है वो हमारा सही है। तो क्योंकि सबसे पहले जो प्रेमचंद घर में उनका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1944, संस्कृति की 4 अध्याय 56, एक कहानी ये भी 2007, आवारा मसीहा 74 और अरे अयावर रहेगा याद 1953। माटी की मूर्तें हैं वो किस विधा की रचना है? तो जो माटी की मूर्तें हैं उसके जो लेखक हैं वो रहे हैं रामवृक्ष बेनीपुरी और ये जो रेखा चित्र और संस्मरण है उसकी जो विधा है उसके अंतर्गत शामिल है। तो जो माटी की मूर्ति हैं वो किस विधा के अंतर्गत है? वो है रेखा चित्र और संस्मरण और इसके जो लेखक है वो है रामवृक्ष बेनीपुरी। तो ये किस में शामिल आएगी? वो है संस्मरण में। एक कहानी ये भी किस विधा की रचना? तो एक कहानी ये भी है मनु भंडारी द्वारा रचित है और ये उनकी जो आत्मकथा है उस रूप में लिखित है। तो एक किस रूप में लिखित है? आपको लगेगा ये कहानी ये भी, तो इससे लग सकता है कि ये कहानी, लेकिन नहीं, ये कहानी ये भी है वो मनु भंडारी की आत्मकथा है और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 2007। अगला प्रश्न है, ये सूची 1 है और सूची 2 है उसके साथ मिलान करना है। लेखक है और उनकी यात्रा वृत्तांत राहुल सांकृत्यायन, भगवत शरण उपाध्याय, प्रभाकर द्विवेदी और अमृतलाल बेगर। और हमारे पास सूची 2 है, पार उतरी कहे जही, सौंदर्य की नदी नर्मदा, किन्नर देश में और सागर की लहरों पर। तो जो राहुल सांकृत्यायन का जो यात्रा वृत्तांत है वो है किन्नर देश में। भागवत शरण उपाध्याय का जो यात्रा वृत्तांत है वो है सागर की लहरों पर। प्रभाकर द्विवेदी ने लिखा है वो है पार उतरी कहें जहीं और अमृतलाल बेगर का बड़ा ही महत्वपूर्ण यात्रा वृत्तांत है वो है सौंदर्य की नदी नर्मदा। तो इस तरीके से राहुल सांकृत्यायन का जो यात्रा वृत्तांत है वो है किन्नर देश में, भगवत शरण उपाध्याय का सागर की लहरों पर, प्रभाकर द्विवेदी का पार उतरी कहें जहीं और अमृतलाल बेगर का है वो है सौंदर्य की नदी नर्मदा। ए का 4 जो यही स्टेटमेंट डी हमारा वो सही है। जो राहुल सांकृत्यायन का किन्नर का देश में, बी का 4, फिर हमको सी को प्रभाकर द्विवेदी का पार उतरे यही, तो जो सी स्टेटमेंट वो हमारा सही है। तो इस तरीके से हमारा जो हिंदी गद्य की जो अन्य विधाएं हैं उसके अंतर्गत हमने जो विभिन्न IUMCQ हैं उसके अंतर्गत 100 प्रश्न उनको सॉल्व कर लिया है और ये जो आज हमारी दूसरी कक्षा वो समाप्त हो गई। इसके अलावा हिंदी गद्य की अन्य विधाओं की हमारी एक और क्लास कक्षा बची है वो 3rd है और इसके बाद हम जो गद्य वाला जो सेक्शन है वो उसको कंप्लीट कर लेंगे। धन्यवाद।